चलिए जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द टेक्स क्लब वंस अगेन। तो लास्ट क्लास में हमने सर्च एंड सीजर से रिलेटेड बहुत सारी बातें करी थी। अब जो हम नेक्स्ट प्रोविजन पढ़ेंगे वो है असेसमेंट प्रोसीजर से रिलेटेड, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट सेक्शन 147 से लेकर 151 तक। अब लेकिन इसमें बात ये ना, इसमें बहुत सारी चेंजेस आए, बहुत सारी अमेंडमेंट आई। 2000 फाइनेंस एक्ट 2021 में अमेंडमेंट आई, फाइनेंस एक्ट 2024 में अमेंडमेंट आई, और हर बार हर अमेंडमेंट में असेसमेंट प्रोसीजर स्पेशली सर्च एंड सीजर के असेसमेंट प्रोसीजर को हर बार चेंज करते रहे। फाइनेंस एक्ट 2021 से पहले कुछ और होता था, फाइनेंस एक्ट 2021 के बाद फिर कुछ और होने लगा। अब फाइनेंस एक्ट 2024 में ब्लॉक असेसमेंट लिया है, जो 15-20 साल पहले चलता था, ये फिर ब्लॉक असेसमेंट लिया है। तो सर्च एंड सीजर के असेसमेंट को ईजी करने के पर्सपेक्टिव से ये हर बार चेंज करते रहे, गवर्नमेंट हर बार चेंज करती रही। अब क्या चेंज हुए, पहले क्या था, अब क्या हुआ, फाइनेंस एक्ट 2021 से पहले क्या था, 21 में क्या हुआ, फिर फाइनेंस एक्ट 2024 में क्या चेंज आया, ये सारी बात हमें पहले समझनी पड़ेगी। उसके बाद ही हम इनकम एस्केपिंग असेसमेंट के बारे में आगे डिस्कशन कर सकते हैं। क्योंकि बिना समझे कि साहब सर्च, क्योंकि देखिए मेन आपका क्या है ना, जो सर्च एंड सीजर का असेसमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वही, और उसमें ही सबसे ज्यादा प्रोविजन है, उसमें ही सबसे ज्यादा माथापच्ची है। बाकी सर्वे और इनकम एस्केपिंग असेसमेंट भी है, लेकिन वो इतना टेक्निकल नहीं होगा। लेकिन सर्च एंड सीजर में बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी। जब सर्च एंड सीजर इस सेक्शन 147 के अंदर होता था तो इसके अंदर भी बहुत सारी बातें थी, बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती थी, बहुत सारी टाइम लिमिट थी। लेकिन अब सर्च एंड सीजर को इन्होंने 147 से निकाल के बाहर कर दिया। उन्होंने कहा भैया इसका हम ब्लॉक असेसमेंट करेंगे। ये सारी बात अब हम करेंगे। चलिए, तो इनकम एस्केपिंग असेसमेंट को पढ़ने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि फाइनेंस एक्ट 2021 से पहले, फाइनेंस एक्ट 2021 के बाद और फाइनेंस एक्ट 2024 से क्या क्या चेंजेस आए। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन इतना आपको बता दूंगा कि आपको एकदम आइडिया लग जाए कि अच्छा भैया ये चेंजेस थे और इस तरह से अब हमें आगे बातें पढ़नी पड़ेंगी। देखिए जी, क्या क्या बातें थी। पहले हम बात करेंगे प्रायर टू फाइनेंस एक्ट 2021 और टिल 31 मार्च 2021। फाइनेंस एक्ट 2021 तक, सॉरी, फाइनेंस एक्ट 2021 से पहले या कहें 31 मार्च 2021 तक, क्योंकि 1 अप्रैल 2021 से कुछ अमेंडमेंट आई थी, कुछ चेंजेस आए थे। तो 31 मार्च 2021 तक क्या होता था जरा वो समझ लेते हैं। पहले क्या होता था, फाइनेंस एक्ट 2021 से पहले 31 मार्च 2021 तक जो सर्च एंड सीजर का जो असेसमेंट होता था उसके लिए एक स्पेसिफिक सेक्शन था, सेक्शन 153A। सर्च एंड सीजर का जो असेसमेंट होता था वो असेसमेंट होता था सेक्शन 153A में। सर्च एंड सीजर का जो असेसमेंट होता था वो होता था सेक्शन 153A में। और सर्वे एंड इनकम एस्केपिंग जो असेसमेंट होता था वो होता था सेक्शन 147 में। ये 31 मार्च 2021 तक की बात है कि जो सर्च एंड सीजर का असेसमेंट होता था वो सेक्शन 153A में होता था, और सर्वे और इनकम एस्केपिंग असेसमेंट का जो सर्वे और इनकम एस्केपिंग असेसमेंट होता था वो होता था सेक्शन 147 में। लेकिन गवर्नमेंट को ये बात रास नहीं आई। उन्होंने कहा नहीं साहब, ऐसे नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि साहब फ्रॉम फाइनेंस एक्ट 2021 और फ्रॉम 1/4/2021, अभी तक हमने बात करी थी 31 मार्च 2021 की, 31 मार्च 2021 तक। अब हम बात कर रहे हैं कि 1 अप्रैल 2021 या उसके बाद में क्या चेंजेस आए। उन्होंने कहा कि साहब जो इस सेक्शन है ना, सर्च एंड सीजर वाला, सर्च एंड सीजर की असेसमेंट का जो सेक्शन था 147, सॉरी 153A, सर्च एंड सीजर का जो असेसमेंट का सेक्शन था 153A, और
सर्वे और इनकम एस्केपिंग असेसमेंट का सेक्शन था 147। ये पुरानी बात थी, 31 मार्च 2021 तक यही था। फाइनेंस एक्ट 2021 से उन्होंने क्या बोला, 1 अप्रैल 2021 से क्या अमेंडमेंट लाए, उन्होंने कहा कि साहब ये वाला जो सेक्शन है ना सर्च एंड सीजर का 153A, इसको हम यहां से क्या कर रहे हैं, डिलीट। अब प्रॉब्लम ये है, डिलीट कर दिया साहब, कोई दिक्कत नहीं है। सर्च एंड सीजर का असेसमेंट होता था 153A में, उस सेक्शन को कर दिया उठा के डिलीट, और उन्होंने बोला कि सर्च एंड सीजर और सर्वे का जो असेसमेंट है ये सेक्शन 147 में दोनों का ही होगा। मतलब अब इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, सर्च सीजर, सर्वे, जो भी असेसमेंट होगा इन सब में वो सेक्शन 147 के अंदर ही होगा। इसका मतलब ये हुआ सर्च एंड सीजर का 153 उड़ा दिया और सर्च एंड सीजर को भी 147 के एम्बिट में ले आए। 147 अब सर्च एंड सीजर के केस में भी लगेगा। और एक न्यू सेक्शन 148A इंट्रोड्यूस करा गया, शो कॉस्ट नोटिस वगैरह से रिलेटेड, पढ़ेंगे इसको भी हम। एक न्यू सेक्शन 148 लाया गया। तो 31 मार्च 2021 तक क्या था, 153A सर्च एंड सीजर था, 147 मेरा बाकी था सर्वे वगैरह का। 2021 से क्या अमेंडमेंट लाई कि साहब सर्च एंड सीजर का 153A डिलीट कर दिया, अब सर्च एंड सीजर और बाकी सर्वे और इनकम एस्केपिंग असेसमेंट 147 में ही होगा, और एक शो कॉस्ट नोटिस से रिलेटेड 148 एक नया सेक्शन लाए। लेकिन साहब यहां पर भी प्रॉब्लम हुई, अभी तक जो 2024 में जो अमेंडमेंट आई उससे पहले अब ये सेक्शन 3-4 साल, जो भी 3-3.5 साल जो चला वो चला। अब गवर्नमेंट को इसमें ना अभी प्रॉब्लम लगने लगी, उन्होंने कहा साहब इसमें ना देयर वर मल्टीपल प्रॉब्लम्स दैट वर अराइजिंग under the present case of such assessment under section 147। उन्होंने कहा साहब 147 सर्च असेसमेंट 147 में होता है, लेकिन इसके असेसमेंट में भी ना बहुत सारी प्रॉब्लम है। क्या क्या प्रॉब्लम थी, अब ये प्रॉब्लम देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम थी। उन्होंने कहा साहब बहुत सारी प्रॉब्लम है, एक नहीं बहुत सारी प्रॉब्लम है। क्या क्या प्रॉब्लम थी, उन्होंने कहा भाई सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो थी कि जो सर्च असेसमेंट है ना, सर्च असेसमेंट का प्रोसेस पता कितने साल चलता था, 10 साल। इसमें भी थोड़ी लिमिटेशन थी कि 50 लाख या उससे ज़्यादा का अगर है अमाउंट तो 10 साल तक का पीछे असेसमेंट किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि साहब 147 में जो सर्च एंड सीजर का असेसमेंट होता है वो 10 साल तक चल सकता है। एक प्रॉब्लम ये है। उन्होंने कहा इस वजह से ना ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, जिसकी वजह से which escalated litigation cost for the taxpayer as well as for the department। उन्होंने कहा साहब इतना लंबा प्रोसेस है, 10 साल तक चल सकता है, ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें कॉस्ट भी बहुत लगी, लिटिगेशन कॉस्ट बहुत आएगी, टैक्स पेयर की भी डिपार्टमेंट की भी। भाई 10 साल का केस है, अब 10 साल के पुराने केस भी देखे जा सकते हैं, तो ये तो बहुत मैटर बड़ा हो जाएगा, लिटिगेशन कॉस्ट बहुत आएगी और इसमें टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत ज़्यादा है डिपार्टमेंट के लिए भी, मतलब 10 साल तक फंसे रहो उसमें। और क्या प्रॉब्लम बताई उन्होंने कहा, जो लीगल पोजीशन है ना, लीगल पोजीशन ऑन एन इशू
में undergo change leading to different editions in different year। अब भाई दूसरी बात उन्होंने बोली कि साहब क्योंकि हम 10 साल तक की बात कर सकते हैं तो जो उसकी लीगल पोजीशन है ना वो चेंज हो सकती है। हर साल का कुछ ना कुछ नई चीजें होंगी और हो सकता है हर साल कुछ नया एडिशन मिले। तो 10 साल का तो टाइम ही बहुत बड़ा होता है और हर साल कुछ ना कुछ आपको नई चीजें मिल सकती हैं। तो एक प्रॉब्लम ये थी कि जो लीगल पोजीशन है ना वो चेंज हो सकती है। और प्रॉब्लम क्या थी? और कहा प्रॉब्लम? उन्होंने कहा साहब बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन इन्वॉल्व होती है इसमें, बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन इन्वॉल्व होती है। इस वजह से देयर इज अ पॉसिबिलिटी, इस वजह से देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज इन ओपिनियन, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज इन ओपिनियन with respect to the line of inquiry। अब ऐसा क्यों कहा उन्होंने? भाई उन्होंने कहा कि देखिए 10 साल के पीरियड ना बहुत लंबा ड्यूरेशन है, बहुत लंबा ड्यूरेशन है और ऐसे में ऐसा पॉसिबल है कि जो इंक्वायरी करने वाली अथॉरिटी है इस दौरान उनकी ओपिनियन चेंज हो सकती है। उन्होंने कहा भाई ऐसा हो सकता है, लॉन्ग ड्यूरेशन, बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन इन्वॉल्व है और ऐसी पॉसिबिलिटी है कि लाइन ऑफ इंक्वायरी, जो इंक्वायरी करने वाली अथॉरिटी है, उनके ओपिनियन में चेंजेस आ सकते हैं। यह भी एक प्रॉब्लम थी। इस वजह से in order to make the procedure of assessment of such cases cost effective, efficient and meaningful, in order to make the procedure of assessment of such cases cost effective, efficient and meaningful, block assessment is introduced for the cases of search under section 132 or requisition अंडर सेक्शन 132A। मतलब हमने सर्च और सीजर की बात करी है, उसमें रिक्विजिशन के केसेस भी हैं, सिर्फ सर्च एंड सीजर नहीं, रिक्विजिशन के केसेस भी हैं। तो पहले सर्च सीजर रिक्विजिशन का जो होता था भैया 147 में होता था। अब क्या है, गवर्नमेंट ने ये बहुत सारी प्रॉब्लम लगी उन्होंने क्या काम करा कि सब इन ऑर्डर टू मेक द प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट ऑफ सर्च केसेस कॉस्ट इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड मीनिंगफुल, block assessment is introduced for the cases under section 132 and requisition cases under section 132A। तो सर्च एंड सीजर और रिक्विजिशन के केसेस का जो असेसमेंट होगा वो ब्लॉक असेसमेंट के अकॉर्डिंग होगा। और ये चेंजेस कब आए हैं? ये चेंजेस कब आए हैं? फ्रॉम 1 सितंबर 2024, फाइनेंस एक्ट 2024 हैज एक्सक्लूडेड, 1 अप्रैल 2024 फाइनेंस एक्ट 2024 हैज एक्सक्लूडेड सर्च एंड रिक्विजिशन केसेस, फ्रॉम सेक्शन, मैंने बताया ना पहले 147 में होता था,
147 से 151 में असेसमेंट होता था, सॉरी 153 तक असेसमेंट होता था, इनका जो भी मैटर था क्लोज होता था। 147 से 153 हैज एक्सक्लूडेड सर्च एंड रिक्विजिशन केसेस फ्रॉम सेक्शन 147 टू 153 एंड ब्रॉट them within the purview of newly inserted chapter 14B, जिसमें हमारा सेक्शन आएंगे 158B से लेके 158BI तक। ठीक है, तो 1 सितंबर 2024 फाइनेंस एक्ट 2024 में सर्च एंड सीजर और रिक्विजिशन के केसेस, जो कि पहले असेसमेंट इनका सेक्शन 147 में होता था, 147 से 153, अब ये सेक्शन इन पे एप्लीकेबल नहीं होंगे और इनके लिए नया चैप्टर जो कि सेक्शन 158B से लेके 158BI विच इज कॉल्ड ब्लॉक असेसमेंट का है। ये ब्लॉक असेसमेंट के अंदर इनका असेसमेंट होगा। अच्छा, यहां पर मैंने बात करी कि सब सर्च एंड सीजर और रिक्विजिशन के केस के लिए हमने ब्लॉक असेसमेंट, इसके अलावा सर्वे और इनकम एस्केपिंग असेसमेंट क्या पुराना 147 में चलेगा? जी हां, क्योंकि यहां पे स्पेसिफिकली बोला है कि सर्च एंड सीजर रिक्विजिशन इन दो केसेस को यह हटाया गया 132 और 132A से रिलेटेड बस। लेकिन इसमें एक जो इंपॉर्टेंट बात है कि अगर इसमें जो एक इंपॉर्टेंट बात है, हाउएवर इन केसेस where the search however in cases where the search or requisition is initiated or made during the period commencing on 1 अप्रैल 2021। 1 अप्रैल 2021 क्यों? 31 मार्च 2021 तो वैसे ही 153 लगता था। तो अगर आपकी सर्च सीजर या रिक्विजिशन 1 अप्रैल 2021 को शुरू हुआ है एंड एंडिंग 1 अप्रैल 2021 या उसके बाद शुरू हुआ है और एंड हुआ है 31 अगस्त 2024 को, अगर आपका सर्च या रिक्विजिशन शुरू हुआ है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2021 और 31 अगस्त 2024 को खत्म हुआ है, तो जो असेसमेंट है या रीअसेसमेंट है या फिर रिकम्प्यूटेशन है, वो किन सेक्शन के अकॉर्डिंग गवर्न होगा? शैल बी गवर्न बाय प्रोविजन ऑफ सेक्शन 147 टू 153 या 1 जो भी हो। भाई हमने कहा ना कि 1 सितंबर 2024 से हमने चेंजेस करे हैं। अगर इससे पहले कोई सर्च स्टार्ट हुआ है, अगर 1 सितंबर 2024 से पहले कोई सर्च या रिक्विजिशन का केस है, तो फिर कौन से प्रोविजंस लगेंगे? फिर तो हमें 147 के प्रोविजंस ही लगाने पड़ेंगे, क्योंकि 1 सितंबर 2024 से पहले तो हमारे ब्लॉक असेसमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, तो हमारे पुराने असेसमेंट ही चलेंगे। अच्छा, अगर मेरा सर्च एंड सीजर रिक्विजिशन का केस 1 सितंबर 2024 से पहले स्टार्ट हो गया था और अगर खत्म बाद में हुआ है, तो कौन से प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे? हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि साहब अगर सर्च आपकी 1 सितंबर 2024 से पहले स्टार्ट हुई है, तो हमारे प्रोविजन 147 से 153 वाले ही लगेंगे।
भाई हमने पढ़ा है कि अगर सर्च 1 सितंबर 2024 या उसके बाद स्टार्ट होती है, 1 सितंबर 2024 या उसके बाद स्टार्ट होती है, तो भैया हमारा ब्लॉक असेसमेंट आएगा। लेकिन अगर सर्च इससे पहले ही चल रही है, फिर तो आपको पुराने प्रोविजन के अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा, फिर तो आपको पुराने प्रोविजन के अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा। ठीक है जी। चलिए, इतनी बात समझने के बाद अब हमें समझ में आ गया कि साहब 1 सितंबर 2024 या उसके बाद होने वाली सर्च में, सर्च एंड सीजर में, रिक्विजिशन के केसेस में आपका ब्लॉक असेसमेंट लगेगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि अगर हम बोलें कि सेक्शन 148, 148A, 149, 151 जो कि रेलिवेंट है फॉर सर्च एंड सीजर एंड रिक्विजिशन केसेस के लिए, वो कब तक रेलिवेंट होगा? भाई पहले पुराने प्रोविजंस के अकॉर्डिंग सर्च सेक्शन 148, 148A, 149, 151 सर्च एंड सीजर रिक्विजिशन के केस के लिए रेलिवेंट है। लेकिन ये रेलिवेंट कब तक होंगे? टिल 31/8/2024, बिकॉज 1 सितंबर 2024 से तो हमारा ब्लॉक असेसमेंट आ गया। तो इसका मतलब ये जो पहले प्रोविजन थे ना, ये वाले सर्च एंड सीजर रिक्विजिशन केसेस के लिए भी एप्लीकेबल जो होते थे, ये 31 अगस्त 2024 तक ही रेलिवेंट है, सिर्फ सर्च और सीजर और रिक्विजिशन के केस के लिए। लेकिन अगर हम बात सर्वे और इनकम एस्केपिंग की करते हैं, तो ये प्रोविजन उनके लिए अभी भी रेलिवेंट है, क्योंकि इनकम एस्केपिंग या सर्वे असेसमेंट में ये प्रोविजंस वैसे ही हैं जैसे पहले थे, वहां पर चेंजेस नहीं किए गए हैं। ठीक है, चेंजेस सिर्फ सर्च एंड सीजर और रिक्विजिशन के केसेस में ही किए गए हैं। चलिए जी, अब हम जरा आते हैं प्रोविजंस की तरफ अपने। अब हम आते हैं अपने प्रोविजंस की तरफ। चलिए जी, तो पहला सेक्शन हम देखते हैं, सेक्शन 147 इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। क्या बोलता है ये? कहता है कि इफ एनी इनकम चार्जेबल टू टैक्स, इफ एनी इनकम जो कि चार्जेबल टू टैक्स है, इन द केस ऑफ एन एसएससी हैज एस्केप असेसमेंट, अगर किसी एसएससी की कोई इनकम जो कि एस्केप असेसमेंट थी, उसने एस्केप करी थी, अब उसका एस्केप असेसमेंट होना और चार्जेबल टू टैक्स है किसी असेसमेंट ईयर के लिए, तो असेसिंग ऑफिसर सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 158 से 153 इस प्रोविजंस के अकॉर्डिंग वो असेसमेंट कंप्लीट करा जाएगा, असेस करेगा या रीअसेस करेगा उस इनकम को, या रिकंप्यूट करेगा। अगर किसी असेसी की कोई इनकम जो कि चार्जेबल टू टैक्स थी और वो हैज एस्केप असेसमेंट, मतलब उसने वो इनकम छिपाई थी, अब छिपाने की वजह से उसका असेसमेंट होना है, हैज एस्केप्ड असेसमेंट फॉर एनी असेसमेंट ईयर, किसी भी असेसमेंट ईयर, तो असेसिंग ऑफिसर सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 148 से 153 असेस कर सकता है, रीअसेस कर सकता है, या फिर रिकंप्यूट कर सकता है। क्या? उसने जो लॉसेस क्लेम करे हैं उन लॉसेस को रीअसेस, रिकंप्यूट कर सकता है, उसने जो डेप्रिसिएशन अलाउंसेस लिए हैं उसको रिकंप्यूट कर सकता है, रीअसेस कर सकता है, या इसके अलावा कोई और अलाउंसेस लिए उसको रिकंप्यूट कर सकता है, या उस असेसी ने कोई डिडक्शन क्लेम करी है रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। रेलिवेंट असेसमेंट ईयर मतलब जिस ईयर की इनकम एस्केप हुई है, जिस ईयर की इनकम एस्केप हुई है वो मेरा रेलिवेंट असेसमेंट ईयर है। तो सेक्शन 147 सिंपल कहता है कि भैया अगर आपका एस्केप असेसमेंट है ऐसे इनकम का जो कि चार्जेबल टू टैक्स थी, तो असेसिंग ऑफिसर रिकंप्यूट कर सकता है, रीअसेस कर सकता है, या फिर असेस कर सकता है जो आपने
लॉसेस क्लेम करें उनको, जो आपने डिडक्शंस क्लेम करी है उनको, जो आपने डेप्रिसिएशन क्लेम करें उनको, या इसके अलावा अगर आपने कोई और अलाउंसेस लिए हैं उनको रिकम्प्यूट कर सकता है फॉर सच रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, मतलब जिस ईयर की इनकम आपने एस्केप करी है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ना एक ये पैरा है, उसके बाद एक ये पैरा है, इस पैरा को हम पढ़ेंगे सेक्शन 148A के बाद, क्योंकि इसमें सेक्शन 148 का कुछ रेफरेंस है, तो इस पैरा को हम सेक्शन 148A के बाद पढ़ेंगे। ठीक बात है। तो सिंपल सी बात करें कि सब 147 कहता है कि आपका इनकम, अगर आपने आपका इनकम एस्केप असेसमेंट है किसी असेसमेंट ईयर का, तो सेक्शन 148 से लेके 153 में जो प्रोसीजर गिवन है वो प्रोसीजर आप पर एप्लीकेबल हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपकी इनकम को असेस, रीअसेस या रिकम्प्यूट किया जा सकता है। इतनी बात बोली इनकम एस्केपिंग असेसमेंट सेक्शन 147 में, मतलब 147 के अकॉर्डिंग आपका असेसमेंट किया जाएगा। ठीक बात है। अब दूसरा कहते हैं कि साहब असेसमेंट करने से पहले बहुत सारी बातें हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। हमने सेक्शन 147 में पढ़ा कि 148 से लेके 153 के प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। इनकम एस्केपिंग असेसमेंट 147 में अगर करना है असेसिंग ऑफिसर को, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट अगर सेक्शन 147 में पूरा करना है तो उस असेसिंग ऑफिसर को सेक्शन 148 से लेके 150 तक के प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ेगा। अब उसमें सबसे पहला प्रोसीजर स्टेप क्या आता है वो देखते हैं। सबसे पहला स्टेप आता है भैया सेक्शन 148 में। वो क्या कहता है सेक्शन 148? सेक्शन 148A कहता है, इंपॉर्टेंट है, कंडक्टिंग इंक्वायरी, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी बिफोर इश्यू ऑफ नोटिस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि साहब अगर 140, अब देखिए मैंने कहा क्या काम आपसे बोला कि इनकम एस्केपिंग असेसमेंट सेक्शन 147, लेकिन 147 का इनकम एस्केपिंग असेसमेंट के लिए सेक्शन 148 से लेके 153 में आपको प्रोसीजर फॉलो करना है। उसमें सबसे पहला काम यह है कि साहब इंक्वायरी कंडक्ट करेगा असेसिंग ऑफिसर, और सबसे इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हार्ड, एक अपॉर्चुनिटी देगा असेसी को कि भैया अपने बारे में, अपनी सफाई में आप हमारे सामने कुछ प्रस्तुत कीजिए, अपनी सफाई के बारे में हमें कुछ बताइए। हम आपके लिए एक नोटिस इशू कर रहे हैं, एक ऑर्डर पास कर, सब बात करेंगे, नोटिस का इशू, ऑर्डर का क्या बात होंगी, सर्व इशू करना है, सर्व करना, सब बातें होंगी, कुछ केसेस भी देखेंगे इससे रिलेटेड, सारी बातें होंगी। अब 148 कहता है कि सब अगर आपको किसी के लिए इनकम एस्केपिंग असेसमेंट करना है, नोटिस इशू करना है, ऑर्डर पास करना है, तो उससे पहले उसकी इंक्वायरी कंडक्ट करिए, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करिए, उसको एक शो कॉज नोटिस भेजिए, उसको पूछिए कि भैया आप बताइए हम आपका इनकम एस्केपिंग असेसमेंट क्यों ना करें, हम उसका आप हमें आप उसका रीजन बताइए। एक उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हार्ड दिया, मतलब उसको भी अपनी बातें कहने का मौका देना है। तो सेक्शन 148A कहता है कि अगर असेसिंग ऑफिसर के पास इंफॉर्मेशन है, अब ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, असेसिंग ऑफिसर के पास अगर इंफॉर्मेशन है, असेसिंग ऑफिसर के पास अगर इंफॉर्मेशन है, यार बड़ा बेकार लग रहा है, तो अगर असेसिंग ऑफिसर के पास इंफॉर्मेशन है, ये जितना वर्ड छोटा सा है ना, इस वर्ड के पीछे बड़े युद्ध हुए हैं। ये इंफॉर्मेशन वर्ड मैंने इसी वजह से रेड में हाईलाइट कर रखा है। और लॉ में इंफॉर्मेशन होने का मतलब क्या होता है? असेसिंग ऑफिसर, यहां लिखा है ना, वे अगर असेसिंग ऑफिसर के पास इंफॉर्मेशन है, ये ऐसे ही नहीं है, छोटी मोटी चीज नहीं है। अगर असेसिंग ऑफिसर के पास इंफॉर्मेशन, हमने लिख दिया कि सही बात है, अगर उसके पास इंफॉर्मेशन का कुछ मतलब है, और इस वर्ड के पीछे बड़ी लड़ाइयां हुई हैं। अभी 2 केस बताऊंगा आपको रविंदर कौर जी का, ठीक है, ये बात करेंगे।
कि अगर असेसिंग ऑफिसर के पास इंफॉर्मेशन है कि जो इनकम चार्जेबल टू टैक्स है वो एस्केप असेसमेंट है, मतलब उसको छुपाया गया, एस्केप इनकम है, उसका एस्केप असेसमेंट होना है इन द केस ऑफ एन असेसी फॉर द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। रेलिवेंट असेसमेंट ईयर मतलब जिस ईयर की इनकम का इन असेसमेंट होना है, जिस ईयर की इनकम को छुपाया गया था, वो असेसमेंट ईयर। अब देखिए मैं फिर बोल रहा हूं कि अगर असेसिंग ऑफिसर के पास ये इंफॉर्मेशन है, अगर असेसिंग ऑफिसर के पास ये इंफॉर्मेशन है कि किसी असेसी की इनकम चार्जेबल जो टैक्स है उसका एस्केप असेसमेंट होना है अंडर सेक्शन 147, उसका एस्केप असेसमेंट होना है अंडर सेक्शन 147 इन द केस ऑफ एन एसएससी फॉर द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, मतलब जिस असेसमेंट ईयर की उसने इनकम छुपाई है, जिस असेसमेंट ईयर। देखिए हर, मैंने बताया तो पहले आपने पढ़ा भी होगा, हर ईयर प्रीवियस ईयर भी होता है, हर ईयर असेसमेंट ईयर भी होता है, लेकिन लॉ के अंदर हर ईयर को ना असेसमेंट ईयर के रेफरेंस में बात करी जाती है। लॉ के अंदर प्रीवियस ईयर को हम असेसमेंट ईयर के रेफरेंस में बात ज्यादा करी जाती है। तो जिस ईयर की इनकम एस्केप हो रही है, जिस ईयर की इनकम एस्केप हो रही है, वो मेरा रेलिवेंट असेसमेंट ईयर है, क्योंकि हर ईयर असेसमेंट ईयर होता है। अब बात यह आती है कि साहब ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं, ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए असेसिंग ऑफिसर के पास। तो अगर हम इंफॉर्मेशन के बारे में बात करें तो इंफॉर्मेशन के बारे में भी कुछ डिटेल डिस्कशन करना पड़ेगा हमें। देखिए, फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 148 या 148A इंफॉर्मेशन मीन्स, एक काम करते हैं, इंफॉर्मेशन को ना बाद में पढ़ेंगे जब 148A भी हो जाएगा, तब मजा आएगा उसको पढ़ने में, सॉरी 148 भी हो जाएगा। अभी हम इसको ऐसे मान के चलते कि असेसिंग ऑफिसर के पास कुछ अगर इंफॉर्मेशन है और उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उस असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि किसी असेसी की इनकम जो चार्जेबल टू टैक्स थी वो एस्केप असेसमेंट है, उसने छुपाई थी वो इनकम। अच्छा, तो फिर क्या करेगा? अब असेसिंग ऑफिसर को ऐसी इंफॉर्मेशन मिली, अब क्या करेगा असेसिंग ऑफिसर? उसका सीधा इनकम एस्केपिंग सेक्शन 147 में हो जाएगा, असेसमेंट हो जाएगा, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट हो जाएगा 147 में। नहीं सम, एकदम से नहीं होगा। हमने क्या पढ़ा था कि उसको पहले उसकी सफाई का भी मौका दिया जाएगा। तो कहता है कि 148 में नोटिस इशू करने से पहले, अब 148 में नोटिस इशू करने से पहले 148 में क्या नोटिस इशू होता है भैया? 148 में ही एस्केप असेसमेंट का नोटिस इशू होता है। 148 से 153 हमने पढ़ा ना 147 के अंदर, 148A पढ़ रहे हैं, फिर 148 पढ़ेंगे, 149 पढ़ेंगे, 151 पढ़ेंगे, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे। तो मैं कह रहा हूं कि 148 में क्या है कि साहब बेसिकली अगर किसी असेसी का इनकम एस्केप असेसमेंट होना है तो उसका जो नोटिस इशू होता है वो सेक्शन 148 में नोटिस इशू होता है। लेकिन 148 में नोटिस इशू करने से पहले एक 148A में भी एक नोटिस दिया जाता है। वो नोटिस क्या होता है वही हम कर रहे हैं। तो वो कह रहा है कि साहब 148 में मतलब इनकम एस्केपिंग असेसमेंट का नोटिस इशू करने से पहले एक अपॉर्चुनिटी दे दीजिए ना असेसी को, किसकी? बीइंग हार्ड की, उसकी बात भी सुन लीजिए भैया। असेसिंग ऑफिसर, तुमको अगर ऐसी इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है कि किसी असेसी की इनकम जो कि चार्जेबल टू टैक्स है और उसका एस्केप असेसमेंट है, एस्केपिंग इनकम है, एस्केप असेसमेंट होना है, तो सेक्शन 48 में जो कि इनकम एस्केपिंग असेसमेंट का नोटिस इशू करने का सेक्शन है, उस नोटिस को इशू करने से पहले एक अपॉर्चुनिटी दो असेसी को उसकी बातें सुनने, उसकी बातें, उसको भी अपना पक्ष रखने की एक अपॉर्चुनिटी दो टू सच असेसी बाय सर्विंग नॉर्मली हम पढ़ते हैं इशू ऑफ नोटिस, नॉर्मली हम पढ़ते हैं इशू ऑफ नोटिस। यहां पे हम कह रहे हैं कि 148 में नोटिस इशू करने से पहले एक अपॉर्चुनिटी दो ऑफ बीइंग हार्ड की, किस तरीके से? बाय सर्विंग टू असेसी अपॉन हिम अ नोटिस
to show cause as to why notice under section 148 should not be issued in his case. इसका मतलब ये हुआ कि असेसी को एक सेक्शन 148 ए में शो कॉज नोटिस इशू किया जाएगा, शो कॉज नोटिस सर्व करना है टू सच असेसी बाय सर्विंग, उस पर सर्व करना है मतलब उसको रिसीव हो जाना चाहिए। मान लीजिए पहले देखिए, पहले क्या होता था कि पोस्ट से जाते थे नोटिस, अब डिपार्टमेंट ने नोटिस भेज दिया, इशू कर दिया, लेकिन एसएससी के पास पहुंचा ही नहीं। डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजा, पोस्ट से गया और एसएससी के पास नोटिस पहुंचा ही नहीं। अब डिपार्टमेंट ने का काम था कि भैया हमने, वो कहेगा कि हमको तो नोटिस इशू करना था, हमने इशू कर दिया, अब हम 148 या 147 में असेसमेंट करेंगे इसका। अब 148 में हम इशू नोटिस इशू कर रहे हैं। तो पहले ही बड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन अब ये प्रॉब्लम नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अब सारा हो गया है फेसलेस सिस्टम, सब ऑनलाइन चलता है। नोटिस आपको मेल से आएगा, नहीं तो पोर्टल से भी निकाल सकते हो। पोर्टल में भी आपके नोटिस अवेलेबल होगा, आपके लॉगिन करोगे तो, अब बाकी मेल पे तो आपके पास आएगी। तो नॉर्मली अब जो है नोटिस इशू करना और नोटिस सर्व करना सेम टाइम ही होता है। इधर से डिपार्टमेंट ने मेल भेजी, कुछ सेकंड बाद एसएससी के मेल बॉक्स में मेल आ जाएगी। लेकिन फिर भी यहां पे लिखा हुआ है बाय सर्विंग अपॉन हिम अ नोटिस, उसको एक नोटिस भेजा जाएगा, एक शो कॉज नोटिस भेजा जाएगा कि एसएससी तुम बताओ हमें कि हम तुम पर 148 का नोटिस क्यों ना इशू करें। एसएससी तुम हमको बताओ कि हम तुम पर सेक्शन 148 में नोटिस इशू क्यों ना करें। ऐसा शो कॉज नोटिस भेजा जाएगा किस सेक्शन में? 148 ए में। Such notice to show cause shall be accompanied by the information। जो 148 में शो कॉज नोटिस भेजा जाएगा, उस नोटिस के साथ क्या होगी? वो इंफॉर्मेशन अटैच करी जाएंगी जिस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ये असेसिंग ऑफिसर ये कार्रवाई कर रहा है। वो इंफॉर्मेशन अटैच करी जाएंगी जिसकी वजह से विच सजेस्टेड इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज एस्केप असेसमेंट इन हिज केस फॉर द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। तो वो इंफॉर्मेशन भी असेसिंग ऑफिसर उसके साथ शेयर करेगा। ठीक बात है। चलिए जी, फिर आगे क्या होगा? नेक्स्ट पॉइंट है ऑन रिसिप्ट ऑफ द नोटिस। अब क्या वो शो कॉज नोटिस भेज दिया, इंफॉर्मेशन साथ लगा दी। अब इस नोटिस के रिसिप्ट होने पर, कौन से नोटिस के? 148 ए के शो कॉज नोटिस के रिसिप्ट होने पर, हमने कहा था ना सब सर्व करेगा। यहां पे इशू की बात नहीं, सब सर्व होना चाहिए। किसको सर्व होना चाहिए? एसएससी को नोटिस सर्व होना चाहिए। अब जब रिसिप्ट हो जाएगी नोटिस की, तो एसएससी क्या करेगा? एक रिप्लाई फर्निश करेगा विद इन सच पीरियड एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिस। भाई देखिए 148 में उसने कहा, इसने नोटिस इशू कर दिया कि भैया आप हमें जो है शो कॉज नोटिस इशू करा कि आप हमें अपना जो है जवाब दीजिए कि ऐसा आपने जो है ये इस इनकम को एस्केपिंग इनकम है और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके हिसाब से हम आपका असेसमेंट करना चाहते हैं। आप हमें इसका एक अपॉर्चुनिटी बीइंग हार्ड दे दी, आप हमें अपनी सफाई में बारे में क्या बोलना चाहते हैं आप हमें बताइए। जब ये नोटिस एसएससी को रिसीव होगा तो एसएससी क्या करेगा? उसका जवाब बनाएगा। उसके पास जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी जवाब उसका बनता है अपने अकॉर्डिंग वो असेसिंग ऑफिसर को वो जवाब देगा। फर्निश इज रिप्लाई विद इन सच पीरियड एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिस। पहले ये पीरियड मिनिमम 7 दिन मैक्सिमम 30 डेज होता था, लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें फाइनेंस एक्ट 2024 से चेंज हुई है। जैसा कि मैंने बताया, सर्च, सीजर और रिक्विजिशन के प्रोविजन इसमें फॉल नहीं होते हैं। अब इन सेक्शंस में भी काफ़ी चीज़ें चेंजेस हुई हैं। तो यहाँ पर अब जो टाइम लिमिट वगैरह थी वो हटा दी गई। जो नोटिस में पीरियड मेंशन होगा, नॉर्मली 1 हफ्ते का पीरियड मेंशन होता है कि साहब 1 हफ्ते के अंदर असेसी को असेसिंग ऑफिसर का कोई जवाब देना पड़ेगा जो असेसिंग ऑफिसर ने इंफॉर्मेशन के भेज पे उसको जो है नोटिस भेजा है 148 ए में। अब असेसी ने दे दिया जवाब, ठीक है, असेसी ने जवाब दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। असेसिंग ऑफिसर, तब असेसिंग ऑफिसर ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल अवेलेबल, ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल अवेलेबल, जो उसके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी ऑन रिकॉर्ड एंड एज पर द रिप्लाई ऑफ द एसएससी। अब जरा ना ये बड़ी ध्यान से समझने वाली बात है। पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, कहता है कि असेसिंग ऑफिसर उसके पास जो मटेरियल अवेलेबल है ऑन रिकॉर्ड में, मतलब मटेरियल अवेलेबल है जो उसके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है,
ठीक है, असेसिंग ऑफिसर के पास जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है प्लस जो इसको रिप्लाई मिला है असेसी का, असेसिंग ऑफिसर को जो रिप्लाई मिला है असेसी का, इसका मतलब पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट, इन दोनों बातों को ध्यान में रखकर असेसी के रिप्लाई को भी ध्यान में रखना पड़ेगा और उसके पास जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा। पास करेगा ऑर्डर, ऑर्डर पास करेगा, लेकिन उस ऑर्डर 148A में ऑर्डर पास करने से पहले प्रायर अप्रूवल लेगा स्पेसिफाइड अथॉरिटी की, जो कि डिफाइन करा है सेक्शन 151 में स्पेसिफाइड अथॉरिटी। डिटरमाइन वेदर और नॉट इट इज अ फिट केस टू इश्यू नोटिस अंडर सेक्शन 148। एक ऑर्डर पास करेगा प्रायर एक स्पेसिफाइड अथॉरिटी की प्रायर अप्रूवल से, डिटरमाइन करेगा कि ये केस 148 में 148 का नोटिस इशू करने के लिए फिट है या नहीं। 148 में शोकॉस नोटिस इशू होता है। पहले तो देखिए, पहले क्या होता है, पहले शोकॉस नोटिस इशू होता है जो असेसी पे सर्व करना होता है। उस नोटिस में असेसिंग ऑफिसर बोलेगा कि भैया आप हमें रीजन बताओ कि हम आप पे 148 की असेसमेंट क्यों ना करें। असेसी अपना रिप्लाई बना के देगा, जो पीरियड उस नोटिस में मेंशन होगा उस पीरियड के अंदर। उसके बाद असेसी के रिप्लाई को कंसिडर करते हुए असेसिंग ऑफिसर एक ऑर्डर पास करेगा। ये ऑर्डर बेसिकली होता है सेक्शन 148D में एक ऑर्डर पास करेगा स्पेसिफाइड अथॉरिटी, जो कि सेक्शन 151 में स्पेसिफाइड है। 151 में कौन सी अथॉरिटी स्पेसिफाइड है ये भी देख लेते हैं। 151 में जो अथॉरिटी बोली, फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 148 एंड 148A स्पेसिफाइड अथॉरिटी शैल बी द एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, एडिशनल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जॉइंट डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स एज द केस मे बी। एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या एडिशनल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जॉइंट डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, इनकी अप्रूवल लेने के बाद 148 में ऑर्डर पास करेगा ये डिटरमाइन करने के लिए कि ये केस 148 में फिट है या नहीं। ठीक है, तो 148 में पहले नोटिस इशू करेगा और 148D में ऑर्डर पास करा जाता है ये डिटरमाइन करने के लिए कि ये केस 148 में का नोटिस इशू करने के लिए फिट है या नहीं। लास्ट पॉइंट है कि प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, देखिए 148 नहीं लगता, 148A नहीं लगता टू इनकम चार्जेबल टू टैक्स एस्केपिंग असेसमेंट। अगर असेसिंग ऑफिसर को इंफॉर्मेशन मिली है अंडर फेसलेस कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, सेक्शन 135A के तहत अगर असेसिंग ऑफिसर को इंफॉर्मेशन मिली है तो सेक्शन 148 का जो प्रोसीजर है जिसमें शो कॉज नोटिस वगैरह इशू किया जाता है वो सेक्शन 148A उस केस में नहीं लगेगा जिस केस में असेसिंग ऑफिसर को इंफॉर्मेशन मिली है अंडर सेक्शन 135A फेसलेस कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, ऐसे केस में अगर इंफॉर्मेशन मिली है तो वहां पर सेक्शन 148A अप्लाई नहीं होगा। ठीक बात है। अब मैंने कहा था कि जब एक बार 148 हो जाएगा तो हम जरा ये वाला जो पैरा इसको एक बार पढ़ेंगे। देखिए, अब हमने पढ़ा कि सब 147 में असेसमेंट होता है। असेसमेंट में बोला कि 148 से लेके 153 तक के प्रोसीजर फॉलो करे जाएंगे जहां पर असेसिंग ऑफिसर डिटरमाइन कर सकता है, रीअसेस कर सकता है, असेस कर सकता है, रिकम्प्यूट कर सकता है लॉसेस को, डिडक्शंस को, डेप्रिसिएशन को, अदर अलाउंसेस को। उसके लिए उसको पहले सेक्शन 148 में शो कॉज नोटिस इशू करना पड़ेगा, उसका फिर रिप्लाई देगा असेसी। उसके बाद वो 148D में एक ऑर्डर पास करेगा ये डिटरमाइन करने के लिए कि असेसी का केस 148 का नोटिस इशू करने के लिए फिट है या नहीं, क्योंकि असेसमेंट करने से पहले, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट करने से पहले 148 का नोटिस भी देना पड़ता है, पहले 148A में फिर 148 में। अब 148A में हमने इतना समझ लिया। अब इसमें एक पैरा था जो मैंने छुड़वाया था, वो क्या कहता है, देखिए, कहता है कि द असेसिंग ऑफिसर में ऑल्सो assess reassess the income in respect of any issue which has escaped assessment and such issue comes to his notice subsequently in the course of the proceeding under this section irrespective of the fact that provisions of section 148 have not been complied with।
अब ये कहता है मान लीजिए किसी एसएससी के बॉम्बे में एक शोरूम है, वहां पे सर्वे हुआ, बॉम्बे में एक शोरूम है, वहां सर्वे हुआ, और उस सर्वे के दौरान कुछ इनकम एस्केपिंग असेसमेंट से रिलेटेड कुछ ऐसे इनकम मिली जो टैक्सेबल है और इनकम एस्केपिंग असेसमेंट जिसपे हो सकता है। अब इनकम एस्केपिंग असेसमेंट करने के लिए सर्वे या इनकम एस्केपिंग असेसमेंट करना है। अब हमने कहा कि साहब उसके लिए हमें सेक्शन 148 में नोटिस इशू करना पड़ता है, नोटिस सर्व करना पड़ता है, शो कोज नोटिस सर्व करना पड़ता है। ठीक है, शो कोज नोटिस सर्व करना पड़ता है, प्रोसीजर है। पहले 148 में शो करोगे, फिर 148 का नोटिस इशू करोगे, उसके बाद जाके असेसमेंट वगैरह होगा। अब जब बॉम्बे शोरूम में सर्वे हो रहा था तो पता चला कि पुणे शोरूम में भी कुछ मटेरियल अवेलेबल है जो कि इसी एसएससी से रिलेटेड है। अब अगर पुणे के शोरूम में असेसमेंट करना है, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट करना है, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट अगर आप पुणे शोरूम के लिए करना है तो प्रोसीजर वही है, पहले 148 इशू करना पड़ेगा, फिर 148 में नोटिस इशू करना पड़ेगा। अब प्रोविजन कहता है कि साहब अगर मान लीजिए आपके किसी पर्टिकुलर एसएससी के लिए किसी प्रोसीडिंग के तहत अगर आपने 148A इशू कर चुके हो और उस प्रोसीडिंग के तहत आपको कुछ और इंफॉर्मेशन मिलती है किसी और लोकेशन से, उससे रिलेटेड, एसएससी से रिलेटेड, तो क्या यहां पर दोबारा मुझे 148 इशू करना पड़ेगा? तो क्या मुझे यहां पर दोबारा 148 इशू करना पड़ेगा? द असेसिंग ऑफिसर में ऑल्सो असेस या रीअसेस द इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इशू which has escaped assessment and such issue comes to his notice subsequently in the course of the proceeding under this section irrespective of the fact provision of section 148 have not been complied with। बॉम्बे शोरूम का असेसमेंट करते वक्त पुणे शोरूम के का भी असेसमेंट करना पड़े तो 148 अब पुणे के लिए अलग से इशू करा है ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सेक्शन 48 हैव नॉट बीन कंप्लाइड विद, क्योंकि वो प्रोसीडिंग हमने कहा ना कि कोई असेस या रीअसेस इनकम का इन रिस्पेक्ट ऑफ किसी ऐसे इशू के लिए विच हैज एस्केप असेसमेंट, और सब सच इशू कम आया है टू हिज नोटिस सब्सिक्वेंटली इन द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन। ऑलरेडी कोई प्रोसीडिंग चल रही थी, उस प्रोसीडिंग के तहत किसी और इशू के रिस्पेक्ट में बात समझ में आई कि साहब उस इशू में भी इनकम एस्केपिंग असेसमेंट है। भाई एसएससी की मान लीजिए बॉम्बे शोरूम से रिलेटेड हमने इनकम एस्केपिंग असेसमेंट निकाला, पता चला इसका पुणे शोरूम भी है, वहां पे भी कुछ केस है। अब एसएससी को दोबारा से हमने बॉम्बे शोरूम की इनकम एस्केपिंग असेसमेंट के दौरान 148A इशू कर चुके हैं। अब इसकी अगर कोई और इनकम एस्केप आती है तो 148 दोबारा इशू करने की जरूरत नहीं है। तो 148 दोबारा इशू करने की जरूरत नहीं है, यही ये प्रोविजन कहता है। ठीक है, 148 अगर ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग प्रोसीडिंग के लिए इशू हो चुका है और उस प्रोसीडिंग के दौरान कोई नई प्रोसीडिंग निकल के आती है, कोई नया इशू निकल के आता है, तो 148A दोबारा इशू करने की जरूरत नहीं है। ठीक बात है जी। अब जरा हम एक आध केस देखते हैं।